फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें अपन ने भूगोल क्या है, कहाँ मानव व प्रकृति का संबंध इसमें पढ़ लिया था। अब है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कि भूगोल में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। समाकलन का मतलब होता है इसमें देखो इंटीग्रेटिंग। तो इसमें अपन ने बताया था कि पर्यावरणीय सारी घटनाओं का अपन प्रकृति का अध्ययन जो करते हैं वो भूगोल में आता है। अब मानव और प्रकृति का संबंध भी भूगोल में ही करते हैं अपन। जिस प्रकार जैसे इतिहास में समय का वर्णन किया जाता है कि वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है, भूतकाल में क्या घटित हुआ था और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं। तो समय का आकलन जैसे अर्थशास्त्र में उसके मूल्य का आकलन, कीमतों का आकलन किया जाता है किसी भी वस्तु का। इसी प्रकार भूगोल में प्रकृति का वर्णन किया जाता है। अब देखो इसमें दे भी रखा है भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय संश्लेषण का मतलब है कि किसी भी एक, या तो अपन पूरी पृथ्वी का वर्णन करते हैं या अपन एक कोई भी विषय लेकर मतलब उसका कोई भी क्षेत्रीय क्षेत्र में, जैसे अपन जलवायु का वर्णन कर रहे हैं या तापमान का वर्णन कर रहे हैं और उस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग रूप में पार्ट में उसका वर्णन किया जाता है। अब आगे है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रतात्मक होती है। इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती उद्यमिता के कारण दूरियां कम होती हैं। जैसे मनुष्य ने, मैंने कल बताया था तुम्हें कि प्राचीन काल से प्रकृति मनुष्य पर हावी थी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा प्रकृति को काफी वश में अपने काबू में कर लिया है। अब इसमें बता रखा है कि जैसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना काफी मुश्किल होता था, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना वो लोगों को ज्ञान ही नहीं होता था। अपने बस जिस क्षेत्र में वो लोग रहते उसके अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य ने परिवहन और संचार के साधनों, कल भी मैंने ये चर्चा की थी कि परिवहन और संचार के साधनों का विकास मनुष्य ने किया है। तो वो धीरे धीरे इसमें उसको भारी क्षेत्र का भी, भारी वातावरण का भी ज्ञान हो रहा है। अब दृश्य श्रव्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। अब देखो दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा कि अपन जैसे अभी टेलीफोन, अपने मोबाइल है, इंटरनेट है, दूरसंचार के ये साधन है, इनके द्वारा अपन यहाँ बैठे भी अमेरिका की जो वस्तु स्थिति है उसका भी ज्ञान अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन साधनों के द्वारा इसको सरल बना दिया है। क्या सरल बना दिया है? दूसरे क्षेत्रों का अपन अध्ययन सरलता से कर सकते हैं या अपन उस क्षेत्र की जो जानकारी है वो आसानी से अपन इन माध्यमों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब अपन यहाँ बैठे हैं, अपन वीडियो कॉल ये इंटरनेट के माध्यम से अपन उस क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं, क्या घटित हो रहा है या किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है, वहाँ कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचलन, पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरपृष्ठ संबंध है। अब इसमें मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले अपन को सारे विषयों का ज्ञान जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह भी भूगोल है। भूगोल को अपन मैंने पहले भी बताया था इस लेसन में कि अपन जैसे भूगोल का अध्ययन करते हैं। अब अपन ने कह दिया कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का
विकास हुआ। अब यह हड़प्पा सभ्यता तो है, इतिहास में पढ़ते हैं अपन ये प्राचीन सभ्यताएं, लेकिन अब ये सिंधु नदी है तो अपन इतिहास पढ़ेंगे तो भी अपन को सिंधु नदी पढ़नी पड़ेगी, और सिंधु नदी पढ़ेंगे तो अपन को ज्ञान होगा कि जैसे हड़प्पा संस्कृति का सभ्यता का यहाँ पर विकास होता है, क्योंकि सिंधु नदी का वर्णन किसमें होता है, भूगोल। तो ये एक दूसरे का विषय का ज्ञान अपन को, प्रारंभिक ज्ञान जरूरी है कोई भी विषय का अध्ययन करने से। ये सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक तथा भूगोल का प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, कि सभी जो ये विषय हैं इनमें यथार्थता को ज्ञान करना, कि वास्तव में यह घटित क्यों हो रहा है, इसका क्यों और क्या का कारण खोजना ही किसी भी विज्ञान विषय का वर्णन करना है। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साचार्यों को बोधगम्य बनाता है। भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाया गया है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल ने केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। इसमें यह बताया गया है कि भूगोल भी है यह अन्य विज्ञानों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब मैंने अभी बताया ना कि एक विषय की जानकारी करने के लिए अपन को दूसरे विषय का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यह एक दूसरे यथार्थ की मतलब सही स्थिति की जानकारी करने के लिए अपन को दूसरे विषयों का भी ज्ञान, भूगोल में भी यही है कि भूगोल का अध्ययन अपन अगर करेंगे तो उसके लिए अपन को दूसरे विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है, उसको प्रमाणित करने के लिए दूसरे विषयों का भी ज्ञान आवश्यक है। अब इसमें देखो, अतः भूगोल ने केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता से में समाकलित करता है। अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ है, इसमें ये बताया गया है, जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाऊं। अपन ये कह लेते हैं कि ये पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में वनों की अधिकता है। अब वनों की अधिकता है तो वहाँ है, लेकिन वन तो अपने पूरे भारत में और भी जगह पाए जाते हैं, जैसे ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, इन पे भी वन पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वन अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अपन को सारे क्षेत्रों का ही ज्ञान करना पड़ेगा ना, यूं तो है नहीं कि अपन ने पूर्वी क्षेत्र का ही ज्ञान कर दिया और उस एक प्रकार के वनों का ही अपन ने वर्णन कर दिया। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी विषय पढ़ने के लिए उसका समाकलित ज्ञान अपन को अवश्य होना चाहिए उस क्षेत्र का। अतः भूगोल ने केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर, यह तथ्य भिन्नता भी आप ऐसे ही सोच सकते हो, मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि जैसे अपन ये कह देते हैं कि भारत के जो उत्तर का मैदान है उसमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन उसमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ये तो अपन ने बता दिया। लेकिन ये तो है नहीं कि और क्षेत्रों में जनसंख्या ही नहीं पाई जाती, कहीं पे कम पाई जाती है, कहीं पे थोड़ी मध्यम पाई जाती है, कहीं पे अति न्यून पाई जाती है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में या पहाड़ी निर्जल क्षेत्रों में, तो उनमें भी जनसंख्या तो पाई जाती है। तो उसका अध्ययन अपन इस प्रकार से करेंगे कि अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार से उन क्षेत्रों को अपन दर्शा देंगे। भूगोल वेता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच इन्हें इनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या
की जा सकती है। अब इसमें ये बताया गया है कि जैसे अपन ने अब तक ये पढ़ा है कि भूगोल विषय का दूसरे विषयों से भी संबंध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भूगोल का अध्ययन करते समय भूगोल का ज्ञान। क्योंकि अगर अपन को उस क्षेत्र की, जैसे अपन ने किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो धरातलीय स्वरूप कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पे मैदान है और कहीं पे नदियाँ आदि बहती हैं, कहीं पे समुद्र है। तो उनका अपने लिए क्या उपयोग है, उनका अपने लिए या अपन क्यों अध्ययन कर रहे हैं, इस चीज का एक तो पहले ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसका अध्ययन करके अपन को, जैसे अपन उस क्षेत्र के ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण करते हैं, उस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है ये भी करते हैं। उस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से देखें तो उसमें विज्ञान का कितना विकास हुआ है और क्यों हुआ है, इन सब तथ्यों का जानकारी लेके तभी हम कोई भी विषय की जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें आगे है भारत में हिमालय। देखो अब अपन अलग अलग उदाहरणों के द्वारा भी, जैसे किसी क्षेत्र में अपन ये कहते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण यह उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन अब वहाँ उपजाऊ क्षेत्र के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या स्कोप है, ये कि विभिन्न प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं, वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहाँ ये कृषि के लिए उपयोगी मृदा और ये सारी परिस्थितियां हैं, तो वहाँ पर कृषि अधिक उत्पादित की जा सकती है। कौन से अनाज वहाँ अधिक उत्पादित किए जा सकते हैं, इसका संश्लेषण करेंगे अपन। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र विशेष की जानकारी करने के लिए अपन को दूसरे विषयों का या उस तथ्य का क्यों और क्या का जवाब अपन को मिलना चाहिए। किसी भी विषय में, चाहे अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, चाहे भूगोल पढ़ रहे हैं, चाहे अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं या कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका जानकारी लेने के लिए अपन को प्रारंभिक नॉलेज सभी की होनी चाहिए, तभी अपन उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे है, भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकारियों एवं प्रव्रजनों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों उपनिवेशीकरण करने में सहायता की है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण अपन को मिलते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जैसे अपने भारत में प्राकृतिक सीमा बनी हुई है हिमालय पर्वत के द्वारा, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो हिमालय पर्वत के द्वारा ये एक प्राकृतिक सीमा बन गई अपनी, कि दूसरे देश आसानी से इसको पार करके अपने देश में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनको पार करने के लिए विभिन्न प्रकार की दर्रे बने हुए हैं, जिससे कि बार बार, जैसे जितने भी आप देखोगे ना भारत पे आक्रमण हुए हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों से, हिमालय वाले क्षेत्र से आके ही अपने देश पे आक्रमण हुए हैं। तो उनके इतिहास को भी जानना अपन को जरूरी है। ये नहीं कि ये तो प्राकृतिक सीमा है, अपन को दूसरे देशों से यहाँ खतरा नहीं है, जबकि यह प्राकृतिक सीमा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर है, इसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर से लगता हुआ, और इधर पश्चिमी क्षेत्र में लगता हुआ पाकिस्तान है, इधर ये चाइना है। इनसे लगातार युद्ध इनके एक दो बार हो भी लिए हैं और लगातार खतरा बनता ही जा रहा है इनसे हमेशा इनको, क्योंकि प्राकृतिक अवरोध होने के बावजूद भी इनसे ये खतरा है। तो कहीं पर समुद्री सीमा बनती है, कहीं पर जैसे प्राकृतिक ये पर्वत आ गया, लेकिन इनका ज्ञान करने के लिए अपन को और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। तो विभिन्न, जैसे अब इसके फायदे भी हैं, एक तो ये प्राकृतिक सीमा है हिमालय, लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार के जो दर्रे बने हुए हैं उनके द्वारा अपन अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जितने भी आक्रमणकारी प्राचीन काल से आए हैं, जैसे मध्य एशिया से आर्य आए थे, तो जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो सभी इन्हीं दर्रों से होकर आए हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक विषय का ज्ञान करने के लिए अपन को दूसरे विषय का भी अध्ययन करना जरूरी है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिवेश में इसकी व्याख्या की जा सकती है।
भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अब भूगोल में अपन भू आकृति, जलवायु, वनस्पति और आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन मुख्य रूप से करते हैं। भू आकृति में तो जितनी भी ये स्थलाकृतियां हैं वो आ जाएंगी। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। उनमें फिर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस किस प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, और आर्थिक क्रियाएं वहाँ, क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु और वनस्पति होगी और जिस प्रकार का स्थलाकृतिक रूप होगा वहाँ पर उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, उद्योग धंधे विकसित होंगे, वहाँ के समाज की संस्कृति विकसित होगी। तो इन सब चीजों का अध्ययन अपन भूगोल में करते हैं। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणतः ए स्थान व स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि ए स्थान व स्थान से 2 घंटा दूर है यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखा चित्र 1-1 में दिया गया है। ठीक है, ये देखो इसमें दे रखा है। आगे पढ़ेंगे अपन। विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित किया करता है। यह संबंधों खंडों में रखा जा सकता है। अब इसका विशेष रूप से संबंध किस किस विषय से बताया गया है भूगोल का? भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल और सामाजिक विज्ञान, 2 से विशेष रूप से संबंध बताया गया है। या आप नोट भी कर सकते हो, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान और दूसरा है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। ये 2 मुख्य सामाजिक विज्ञान। अब इसमें आप समझ सकते हो, देखो भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक जो वहाँ का पर्यावरण है, मैंने अभी बताया कि वहाँ की स्थलाकृतियां कैसे, भौतिक में क्या आ जाएगा, वहाँ की स्थलाकृतियां किस प्रकार की है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान में। और भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन अपन भूगोल में करते हैं। और भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान का संबंध, इनका आपस में क्या संबंध है? इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। मैंने अभी बताया कि अपन अगर भौतिक प्रक्रियाएं वहाँ की प्राकृतिक देखेंगे तो इनका अध्ययन करके ही अपन भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें देखो, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान की अंतःपृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। भौतिक भूगोल में कौन कौन से विषय आते हैं? भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। ठीक है, इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और मृदा विज्ञान का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। ये प्राकृतिक विज्ञान के विषय होते हैं। अब ये एक बार फिर देख लो, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान और मृदा विज्ञान, भूगोल, ये प्राकृतिक विज्ञान के कि प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं वो तो प्राकृतिक विज्ञान में हो जाएंगी। और जो भौतिक भूगोल में कौन कौन से आएंगे? भौमिकी, भूमि, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित। ठीक है, क्योंकि यह अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव विज्ञान, भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से संबंध है जैव विज्ञान का, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। अब भूगोल का संबंध इनसे भी पता है, भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक, इनके अलग अलग विषय अपन ने पढ़े हैं। भू आकृति विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे विषय इसमें आ जाएंगे। पर्यावरणीय विज्ञान, तो इसमें
ये बताया गया है कि भूगोलवेता को भूगोल पढ़ने के लिए अपन को गणित का भी ज्ञान होना चाहिए। गणित में जैसे अपन रेखा चित्र बनाते हैं तो अब अपन भूगोल में भी जैसे मैप नहीं बनाते हैं, तो मैप बनाने के लिए अपन को गणित के रेखा चित्र और इनका भी ज्ञान अपन को होना चाहिए, तभी अपन भूगोल का अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन में से भी जुड़ा हुआ है। खगोलीय स्थितियां वो होती हैं पृथ्वी का, जिसमें पृथ्वी और उसके अंदर होने वाली जो घटनाएं होती हैं उन्हें खगोलीय कहते हैं। तो पृथ्वी और उसके भूभाग में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका भी, जैसे देखो इसमें देखा भूगोल खगोलीय स्थितियों जो अक्षांश एवं देशांतर का वितरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग है, परंतु भूगोलवेता का मूल उपकरण मानचित्र है जो कि द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भूभाग को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक, अब अपन इसमें ये वर्णन बता रखा है, देखो एक बार पढ़ लेती हूँ मैं। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका मानस मानचित्र एवं मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। अब ये मानचित्रों के जैसे रफ मानचित्र अपन बनाते हैं, एक स्केल के आधार पे बनाते हैं, तो स्केल के आधार पे बनाएंगे तो अपन को गणित का ज्ञान होना आवश्यक है ना। इसी प्रकार अपन रेखा चित्र बनाते हैं तो भी अपन को गणित के रेखा चित्र, रेखा जो गणित होता है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें ये बताया गया है कि भूगोल वेता को गणित का और इसमें अर्थशास्त्र का इनका भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वो भूगोल की सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। अभी तक अपन ने यही पढ़ा है कि भूगोल में अपन एक विषय भूगोल का अध्ययन करते समय अपन एक भूगोल की जानकारी लेने के लिए अन्य विषयों का भी ज्ञान अपन को, जैसे इतिहास का ज्ञान है, अर्थशास्त्र का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, गणित का ज्ञान है, इन सब का ज्ञान होना अपन को आवश्यक है। अन्यथा अपन कोई भी ये विषय, सभी विषय पढ़ने के लिए अपन को कोई भी विषय, चाहे विज्ञान पढ़ेंगे तो भी इनका ज्ञान अपन को जरूरी है, चाहे अपन इतिहास पढ़ेंगे तो भी इनका ज्ञान, क्योंकि एक विषय दूसरे से संबंधित होता है। जब तक अपन इन विषयों की जानकारी नहीं लेंगे तब तक अपन को कोई विषय अकेला अगर अपन पढ़ते रहेंगे तो उसमें ढंग से समझ में वो नहीं आएगा। क्योंकि अपन ने कह दिया कि ईसा से पूर्व, तो ईसा से पूर्व का समय अपन इतिहास में पढ़ते हैं तो अपन को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि जैसे अपन कह देते हैं कि भूगोल एक बहुत ही पुराना विषय नहीं है, जबकि इतिहास बहुत ही पुराना विषय है, ठीक है। तो इसमें तब समय का ज्ञान ही नहीं होगा तो अपन जैसे कोई भी विषय किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया गया है। अब अगला अपना ये टॉपिक है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसमें देखो ये और पढ़ लेते हैं अपन। रेखा चित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरापृष्ठ संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है, जो अभी मैंने समझाया आपको। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से विषय हैं मैंने पहले भी बताए थे, ये समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनानिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठ शास्त्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। जैसे अपन आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं, जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, घनत्व कितना है, उसकी साक्षरता कितनी है, लिंग अनुपात कितना है, क्यों वहाँ अधिक जनसंख्या रहती है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीति भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग का विवेचन करता है। इन विशेषताओं के
पक्ष होता है कि प्रत्येक विषय का अपन ज्ञान करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, सभी का अपन अध्ययन करेंगे तो ही अपन कोई भी एक विषय को समझ पाएंगे। इसमें यही दे रखा है। अतः वहाँ का आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनानिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। अब उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ तरह से संबंध है। प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से घनिष्ठता से संबंध है। जो अपन ने ये विषय पढ़े हैं ना, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के अलग अलग ये विषय क्षेत्र पढ़े हैं। यह अब अपन इस का पूरा वर्णन करने के बाद ये कह सकते हैं कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विषय का विशेष अंग है। यह अध्ययन के विविध विधि, तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। अब यह अध्ययन तो अपन सारे विषयों का करते हैं, लेकिन भूगोल अब अलग कैसे है। अब इसमें भौगोलिक, जैसे कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र है उसकी भौगोलिक विषय, जैसे अपन अर्थशास्त्र में उसके उपभोग की वस्तुओं का, आर्थिक जो आर्थिक संसाधन है उनका कितनी अपन को इनकम होती है, इस चीज का अध्ययन करेंगे। लेकिन अपन भूगोल के अंतर्गत उसमें किसका वर्णन करेंगे, जैसे कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र है वहां कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि वहां पर कच्चा माल मिलता होगा, और कच्चा माल कौन से खनिजों के द्वारा उसको कच्चा माल मिलता है। तो इन चीजों का अध्ययन अपन किस में करेंगे, भूगोल में करेंगे। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के भाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर के सभी कोशिकाओं के एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होता है, परंतु रक्त का भाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं में आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ता का बहुत प्रभावशाली उपकरण है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब भूगोल के देखो ये क्षेत्र सारे बता रखे हैं जो अपन ने अभी पढ़े हैं। भूगोल के क्षेत्र देखो ये बुक में दे भी रखे हैं, आप देखोगे तो भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान में समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, ये कौन कौन से विषय के कौन कौन से विषय हैं ये बता रखिए। अब इसमें अपन ने ये पढ़ा है कि कोई भी विषय पढ़ने के लिए अपन को दूसरे विषय का ज्ञान जरूरी है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विशेष रूप से बताया है। इसके अलग अलग विषयों का अपन ने अध्ययन जैसे पता लगाया है कि राजनीति विज्ञान है। अब राजनीति पक्ष का उसमें वर्णन करते हैं कि उस क्षेत्र में, जैसे क्षेत्र तो भौगोलिक हो गया, क्षेत्र तो किस में आ जाएगा, एक बार आप ये ढंग से समझ लो जिससे कि समझ में आ जाए। अब जैसे अपने एक कोई भी विशेष क्षेत्र ले लिया तो वो क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल तो आ जाएगा भूगोल में, और उस क्षेत्र में जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे वहाँ किस प्रकार का धर्म को मानने वाले लोग हैं, किस प्रकार का कानून है, किस प्रकार की वहाँ सत्ता है, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, वो चीजें किस में आ जाएंगी, राजनीति विज्ञान में आ जाएंगी। अब राजनीति विज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे जब तो ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन भूगोल की दृष्टि से पढ़ेंगे तो उस क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार की वहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप हैं, कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, किस प्रकार की वहाँ पर जनसंख्या अधिक है या कम है तो क्यों है, अधिक है तो क्यों है, इन सब चीजों का वर्णन अपन भूगोल में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके आ गया होगा समझ में कि एक विषय का ज्ञान लेने के लिए दूसरे विषय का अध्ययन भी अपन को क्यों जरूरी है। तो इसलिए यह अपना भूगोल की शाखाएं हैं, इनका अध्ययन अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बार आप रीडिंग मार लेना जिससे कि आपके क्लियर हो जाए।